हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पॉइंट हो तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ रखा है, चौथा चार्ज यहाँ रखा है, तो इन चारों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था। वो होता था E net = E1 + E2 + E3 एंड सो ऑन En तक। तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया था वेक्टर समेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई अगर चार्ज किसी चीज़ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब क्या होगा। अगर किसी भी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। क्या यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे उसके लिए भी? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज नहीं कह सकते, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज होते हैं उसके अंदर, है ना। कितने भी हो सकते हैं भाई। मान लो रॉड है, अब इस रॉड पे इनफाइनाइट चार्ज होंगे। जब मैं इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या हर एक चार्ज को उठा करके उनका समेशन करना पड़ेगा? तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई साल बीत जाएंगे क्वेश्चन करने में भी। तो हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन है न्यूटन साहब का नियम, जो उन्होंने दिया था कैलकुलस के थ्रू कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। वो न्यूटन साहब ने दिया था, उन्होंने इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कैलकुलस बनाई थी। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब किसी चीज़ का टोटल निकालना हो और वो चीज़ काफ़ी संख्या में बड़ी हो, तो हम क्या काम करेंगे, उस चीज़ का एक छोटा सा पार्ट मान लेंगे और उसका क्या कर देंगे, डेफिनिट या इनडेफिनिट जो भी इंटीग्रेशन बैठ रहा हो वो करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आज के लेक्चर होने वाला है, टोटली इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स बेस्ड है और हम इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना और साथ साथ उतारते रहना। जिस क्वेश्चन पे मैं कहूँगा कि पॉज करके खुद करो, तो वो खुद से करना है ट्राई, तभी तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि चार्ज रिंग होती है, चार्ज रॉड होती है, ये दो चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। पहले ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है, कि चार्ज कैसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे। तो हम फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ उनके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ चार्ज की लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो वो होता है लैम्डा इक्वल टू, या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे, डेंसिटी वो होती है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ। मान लो हमारे पास कोई रॉड है, इस रॉड का हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी जो चार्ज है वो Q है और कितने लेंथ पे फैला है, L पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा चार्ज है, डायरेक्ट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट मान के एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे dq इतने पोर्शन पे। तो ये चार्ज एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और कितनी डिस्टेंस पे होगा, dx पे। तो लैम्डा हो जाएगा dq/dx, और यहाँ से हम dq की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dx। तो अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन क्या, लैम्डा dq आएगा ना, dq/x², dq/x²। तो dq की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dx/x²। तो ऐसे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करके फॉर्मूला आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे ही किसकी बात करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन जब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कोई चीज़, कोई चार्ज है ना, तो वो क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में आता है। अगर मैं बात करूँ कि ये भाई एक छोटा सा एरिया ले लो इसका, जिसका एरिया क्या है, dA, और इस पर कितना चार्ज रखा है, dq, तो जो होगा वो होगा सिग्मा इक्वल टू dq/dA। और अगर मुझे dq निकालना हो तो dq हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा dA/x²। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसकी जी, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना होगा क्या कि रो इक्वल टू लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी वी, स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज, और डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू और डी वी, एंड वी विल गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। आई होप तुम लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा उसका, है ना। तुम्हारे लिए खड़े हैं भाई हम यहाँ, तुम्हारी बात कैसे इग्नोर की जा सकती है। तो चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड। अगर कोई रॉड चार्ज हो तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाएगी और कैसे निकलेगी वो करते हैं ना। तो क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, देखो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। चलो भाई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मान लो हमारे पास वो चार्ज रॉड कुछ ऐसे रखी है, देखो यहाँ ये रखी है एक चार्ज रॉड, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता क्योंकि वेरी लॉन्ग रॉड है, इनफाइनाइट तो नहीं कहा मैंने, लेकिन ये वेरी लॉन्ग रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, प्लस 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 प्लस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है भैया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो तुम्हें पता होगा क्या होगा, इसके कारण यहाँ भी इंटेंसिटी, देखो ये भी सब पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात इसे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो क्या किया मैंने, हमने क्या किया, इसे चलो यही लिखो यार वरना दिक्कत हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं चलो ऐसे, ये पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने क्या काम किया, इसके अंदर लिख दो, चलो अंदर ही लिख दो ऐसे, पता नहीं कंफ्यूजन क्यों रहता है इतना अंदर बाहर। चलो भाई, तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा पर कुलाम, लैम्डा कुलाम पर मीटर, ये तो हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस रॉड के कारण यहाँ भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो देखो यहाँ तो नेग्लिजिबल क्योंकि रॉड की बिड्थ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट कर लो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ की बात करते हैं केवल। तो मान लो एक पॉइंट P है, मान लो क्या इसके पास एक पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पर है, अब हमें तो नहीं पता, हमने क्या मान ली, अब ध्यान रखना पॉइंट P जो होगा हमेशा कितनी डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। देखो ये कितनी डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा, जब भी तो टोटल डिस्टेंस मिलेगी हमें, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, मान लो D डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की रॉड को कवर करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल मानना पड़ेगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक θ1 और यहाँ से यहाँ तक θ, तो वही तो कवर कर सकता है। मान लो मैंने क्या ये रॉड रखी, अब ये है, अब यहाँ से एंगल लिया, ये θ1 और नीचे को ये क्या हो जाएगा θ2। तो नीचे वाला एंगल तो निगेटिव और ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो भाई अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एंगल कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए एंगल हो जाएगा भैया हमारा कितना, θ1। और अगर मैं यहाँ से एंगल की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा कितना, θ2। चलो भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पूरी रोड तो कवर हो गई, अच्छी बात है। इस पूरी रोड को कवर करने के लिए चार्ज तो बहुत सारा है, इस चार्ज को तोड़ना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन करके बताया था। तो इसे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कैसे तोड़े, सीधी सी बात है, θ पे जाकर dθ वाला वोट कर दो टर्म है ना, θ पे जाकर dθ की चौड़ाई की स्ट्रिप मान लो और स्ट्रिप से उसे तोड़ दो। तो देखो भाई हमने क्या काम किया, मान लो यहाँ से हमने एक लाइन उठाई dθ पे, कितना एंगल पे, dθ पे, वो θ पे, और θ पे जाके क्या तोड़ा, θ पे जाकर कैसे तोड़ा, dθ, ये क्या बन गया, dθ। तो जो चार्ज आया इतने पोर्शन में जो चार्ज आएगा इसे क्या कहेंगे, dq चार्ज। कितना चार्ज हुआ, dq। अब इस चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी पे मान लो, चलो इसे x डिस्टेंस पर मान लो, कितनी डिस्टेंस पर है, पॉइंट O से x डिस्टेंस पर dq, वो dq चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है, dq चार्ज कितनी विड्थ पर टूटा हुआ है, dx पे, चार्ज कितना है, dq। अब ये dq चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव कर सकता है ना, ये जो dq चार्ज एज ए किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसका जो नया फिगर बनेगा देखो वो ऐसे बनेगा कुछ यहाँ और
यहाँ ये पॉइंट है। अब यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, ये डी क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज डी क्यू। ये चार्ज कितना हुआ भाई, डी क्यू चार्ज हो गया। कितनी डिस्टेंस पर रखा है, ये एक्स डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, डी। अच्छा, इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो डी क्यू के कारण कैसे जाएगी, देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यही तो है ई, है ना। अब इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, तो ई के एक कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब तुम एक बात बताओ, ये डी क्यू चार्ज स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। अगर बड़ा चार्ज होता तो ई करता, ये डी क्यू है तो डी करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी, डी और डी, ठीक है। ये हो गया भाई हमारे पास। तो अब दो एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, देखो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ये होगा। और अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। तो भैया ये दो कंपोनेंट, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इक्वल टू अंडर रूट ई एच स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर, बस ये करना है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब डी की कैलकुलेशन करते हैं, डी कितना होगा। तो अगर मैं डी की बात करूँ, देखो यहाँ तो डी कितना होगा, डी ई इक्वल टू, देखो इस चार्ज के कारण तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर तुम कहोगे सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x को तुम कांस्टेंट मान लोगे, जब डिस्टेंस करोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो x कैसे कंसीडर किया जाएगा, एज ए कांस्टेंट। क्या एक्चुअल में x कांस्टेंट है। अगर मैं dx की पट्टी यहाँ मान लेता तो कुछ और आती है ना x की वैल्यू, यहाँ मानता तो कुछ और ऊपर मानूंगा तो कुछ और, तो dx तो वेरी कर रहा है ना, और थीटा भी वेरी कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है, तो हमें कोई एक टर्म लेनी पड़ेगी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो मैं क्या काम करूंगा, थीटा की टर्म में डी, ये डी तो कांस्टेंट रहेगा, देखो एक्स वेरिएबल हो सकता है लेकिन डी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसकी टर्म में थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो इसकी टर्म में जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखो यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, से मान लो पी ओ क्या क्यू नहीं कहो, कुछ और कह दो, एफ कह दो। तो ट्रायंगल पी ओ एफ क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन बेस क्या है डी, और हाइपोटेनियस क्या है वो एफ पी। तो एफ पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डी सेक थीटा। तो एफ पी तो है वो डिस्टेंस कितनी है वो ई के लिए, एफ पी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डी हो जाएगा हमारे लिए, के कह दो इसे, है ना, और ये होएगा डी क्यू अपॉन डी सेक थीटा का स्क्वायर। चलो भाई, तो ये हमारे पास टर्म आ गई, हमारी क्या आ गई, हमारे पास ये टर्म आई है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेशन करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, ई एच इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, देखो के डी क्यू, है ना, के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये है। अब हमें क्या चाहिए, हमें डी क्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डी थीटा में। क्यों करना पड़ेगा भाई डी क्यू को डी थीटा में कन्वर्ट, डी क्यू को डी थीटा में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, डी क्यू को डी थीटा में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा है वेरिएबल, थीटा क्या है वेरिएबल। और जब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, अगर हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के साथ क्या आना चाहिए, dx। तो हम थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा के साथ क्या आना चाहिए, डी थीटा। तो हमें डी थीटा चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, डी थीटा। तो यहाँ से भाई वैल्यू निकाल लो, देखो किसकी वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। इसे इक्वेशन क्या कह दो, फर्स्ट ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है एक्स और बेस क्या है डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा। अब मुझे डी इंटीग्रेशन कर दो, तो डी एक्स वो डिफरेंशियल डी एक्स इक्वल टू डी, तो ऐसे ही टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ मिल गई। क्या मिली, अब इसे लेके जाओ नीचे, तो डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी इंटू डी थीटा, ठीक है। ये डी अलग है, ध्यान रखना डिस्टेंस वाला डी है, ये क्या वाला, कौन सा वाला डी है, डिस्टेंस वाला डी। तो डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर थीटा तो ये आया। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डी थीटा लाना चाह रहे हैं यहाँ। तो हमारे पास डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आया, डी थीटा, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर थीटा तो है, डी एक्स नहीं है, डी क्यू है, डी एक्स की जगह, डी एक्स की जगह क्या है, डी क्यू। तो डी क्यू भी कैलकुलेट करो। डी क्यू कैसे कैलकुलेट होगा, देखो हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी एक्स,
क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स की वैल्यू कहाँ, अब इस डी एक्स की वैल्यू, चलो यहाँ से डी एक्स ही रहने दो भाई, हाँ इस डी एक्स की वैल्यू रखो यहाँ। जब डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी लैम्डा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया भाई हमारे पास। अब क्या किया हमने, इस डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ई हॉरिजॉन्टल जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। ये तो घूमेगा, देखो ये कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है एंगल। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो नीचे निगेटिव, तो थीटा 2 और यहाँ से थीटा 1, ठीक। तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 रखो वैल्यू, के ले लो बाहर, देखो के क्या क्या बाहर आएगा, के बाहर आ जाएगा, है ना, हाँ डी चलो रखो यहाँ, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी लैम्डा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, ये नीचे चल रहा है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बाहर लो कॉमन, तो के लैम्डा अपॉन डी नीचे आया, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, ये निकल के आया भाई हमारे पास। दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लो पहले, दिख रहा है भैया। तो ये हमारे पास निकल के आया किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ फर्दर तो आएगा क्या, ई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा 1 माइनस बीच में, और ये माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, और माइनस बीच में तो प्लस साइन थीटा 2। तो भैया ये हमारे पास क्या आया है, कॉस थीटा का साइन। तो ये क्या आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले वायर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल के आया, जो कि तुम्हें आई थिंक समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, कितना होता है, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ साइन थीटा है, वहाँ क्या है, साइन थीटा। तो क्या लिखते हैं, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ई वी इक्वल टू क्या है वो, डी ई साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, डी बस सेम टू सेम में क्या करो, के लैम्डा अपॉन डी और ब्रैकेट में साइन थीटा का कॉस, तो कॉस थीटा 1 और बात है वहाँ माइनस कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा भी प्लस ही होता है, तो माइनस कॉस थीटा 2 ये निकल के आएगा भाई हमारे पास। किसके लिए, ई वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया हमारे पास, देखो ई एच तो आया ये के लैम्डा अपॉन डी और ब्रैकेट में कॉस क्या, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसी भी वायर के लिए, ठीक है, किसी भी वायर के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो हुआ, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है भाई। अब कुछ आते हैं नोट, स्पेशल पॉइंट। अब क्या आते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट। यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट आते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तो क्या होता, अगर ये वायर की लेंथ क्या होती, इनफाइनाइटली लॉन्ग होती, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्योंकि एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो है, देखो कंपटीशन के लिए तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो ये फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम पॉइंट डालते हैं, रिजल्ट, सम यूजफुल रिजल्ट, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक। क्या करते हैं, सम यूजफुल रिजल्ट, इसे भी मिटाइए तो चलो। क्या यूजफुल रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट की अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट, इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तुमने कई बार चीजें सुनी होगी कि भाई इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कुछ हो सकता है क्या, या इनफाइनाइटली चार्ज रिंग या कुछ भी, इनफाइनाइट एक्सिस या इनफाइनाइट रॉड, क्या होता है इनफाइनाइट। एक्चुअली में इनफाइनाइट एक इमेजिनेशन है, इनफाइनाइट क्या है कि इमेजिन। तो हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम कैलकुलेट इसलिए, देखो अब तुम एक बार बताओ, मान लो मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर के लिए अगर मैं यहाँ पॉइंट रखूँ तो इस मार्कर के लिए, ये इस पॉइंट के लिए क्या है, मार्कर इनफाइनाइटली लॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, नहीं, क्योंकि आराम से तुम यहाँ से इसकी लाइन मिला दोगे, इसके यहाँ से आराम से, बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट के लिए ये मार्कर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, लेकिन भाई अगर मैं इस पॉइंट को पास ला करके यहाँ ले आओ, बिल्कुल बिल्कुल पास ले आओ जरा सी,
तब तो ये बार इसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का काम करेगा नहीं करेगा? अरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ही तो होगा इसके लिए। देखो अगर तुम यहाँ से इसके बिल्कुल पास इतनी पास जाओगे तुम्हें दिखाई ना दे रहा वो, तो तुम क्या करोगे, इस कोने को उससे मिलाने के लिए एक सीधी लाइन ही तो खींचनी पड़ेगी तुम्हें, स्ट्रेट लाइन। और तुम्हें पता है जब दो लाइन स्ट्रेट होती है वो कहाँ पे जाके मिलती है? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव कर रहा मार्कर ये। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है सारी चीज़ें कि कब फाइनाइट लेंथ है और कब इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ रख दूंगा पॉइंट चार्ज तो फाइनाइट, और यहाँ ले आऊँगा तो इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी इस मार्कर की भी। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? जी सर आ गई। अब तो भड़क रहे हो। नहीं बच्चों मैं क्या भड़कूंगा। चलो भाई, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वायर था, ये क्या था? वायर था, इनफाइनाइटली लॉन्ग है भाई। ये रहा, ये पॉइंट पी था, है ना? तो एंगल थीटा ये कितने डिस्टेंस पर था? ये डी डिस्टेंस पर। अब ये लाइन यहाँ से मिल नहीं सकती ना, क्या करना पड़ेगा? देखो दो पैरेलल लाइन खींचो, एक पैरेलल लाइन यहाँ खींचो और एक पैरेलल लाइन यहाँ खींचो। तुम्हें पता है ना पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? दोनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं? इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ना। तो क्या हो जाएगा थीटा वन की वैल्यू? थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई। 0 होगा तभी तो क्या होगा? ये 0 थोड़े ना 90 भाई। ये क्या होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक ये तो था थीटा, तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होगा? ये वर्टिकल तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0, अब वो वाला cos 90 भी 0। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो कितना मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टल के लैम्डा अपॉन डी और ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90। तो क्या चीज़ें आएंगी मिलकर के? 2k लैम्डा अपॉन डी। के की वैल्यू जानते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 2 से 4 कट जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा 2 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये भैया हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वायर का। एक तो ये बात, पहला नोटिफिकेशन ये आया कि अगर वायर क्या हो? इन्फिनिटी लॉन्ग हो। अब दूसरी बात क्या करें? अगर हम नोट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नोट नंबर 2 क्या होगा? देखो जरा, 2 मान लो एक वायर है ये रखा, इस वायर से एक डिस्टेंस है यहाँ ए डिस्टेंस पर, एक एंगल दे रखा है हमें कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ए पॉइंट पी पे। तो बताओ ज़रा थीटा वन कितना होगा? थीटा वन 30 डिग्री। थीटा टू कितना होगा? बताओ। थीटा टू होगा सर -45। ये गलत है। -45 क्यों लेंगे यार? माइनस तो हमने फॉर्मूले में ले लिया ना। माइनस हमने किस में ले लिया? फॉर्मूले में। तब तो प्लस ही रखेंगे ना इसे। हाँ माइनस फॉर्मूले में नहीं लेते तो प्लस ना रखते तो माइनस रखते इसे। अब क्या रखेंगे हम इसे? प्लस 45 डिग्री। और डी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है, वो ए हो जाएगी। तो आराम से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, और वर्टिकल कंपोनेंट भी कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? थर्ड केस की। तो थर्ड केस में क्या है? कुछ ऐसा है, मान लो कि अगर मैं बात करूँ तो तीसरा पॉइंट क्या है? मान लो वायर है, ये क्या है? वायर। अब इस वायर के इस एंड के पास में एक पॉइंट पी है, इसके एंड के पास में एक पॉइंट पी है ना? अब हमें निकालना है। तो देखो इसका एंगल यहाँ से मिला देंगे। कितना है ये एंगल? ये कितना एंगल है? मान लो कितने दे रखा? 30 डिग्री। तो हमसे पूछा बताओ डी कितना है? तो देखो डी तो ए ही रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए ही है ना ये, तो डी तो ए। थीटा वन एंगल कितना होगा? थीटा वन एंगल होगा 30 डिग्री। और थीटा टू कितना होगा? तो नीचे तो एंड है ही नहीं ना, वो तो 0, तो थीटा टू 0 डिग्री। थीटा टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से हम आराम से ईवी और ईएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन जब कोई पॉइंट भी किसी एक एंड पे हो किसी वायर के, है ना? और अगर दूसरा इन्फिनिटी लॉन्ग के एंड पे तो जाने का मतलब ही नहीं है, दोनों जब इनफाइनाइट है। ठीक है। अब थर्ड केस में क्या है? फोर्थ केस है। फोर्थ कंडीशन है, मान लो एक वायर है। अब ये वायर है और इस पॉइंट पी यहाँ पे रखा है कोई, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला दिया, है ना? और ये कितना है? 30। और ये कितना है भैया? 30 डिग्री। ठीक है। तो बताओ डी क्या होगा? देखो डी होगा यहाँ a cos 30 डिग्री। थीटा वन कितना होगा? थीटा वन पहला वाला 30 डिग्री। अब थीटा टू का क्या झोल है? देखो थीटा टू, क्योंकि वायर तो यहाँ नहीं है ना, अब वायर तो खत्म हो चुका, तो थीटा टू कहाँ से मेजर होगा? अब जस्ट उल्टा है इसके, ऐसे यहाँ से। तो कितना? 360 में से क्या घटा दो? 30 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 330 डिग्री। या तो ये और या फिर -30 लिख दो, दोनों में से कोई से भी लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ से भी ईवी और ईएच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भैया पूरी इंफॉर्मेशन थी क्या? चार्ज लॉन्ग वायर के लिए।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है हम आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले तो मैं बता दिए हैं मैंने। क्वेश्चन की बात रही, क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वो करूँगा। वैसे क्वेश्चन तो मैंने यहाँ इसके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत क्या, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे कंडीशंस तो मैं लिखवा दी है। क्वेश्चन करना हो तो मैं वो सिंपल क्वेश्चन करा दूँ, उससे फायदा क्या, टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम भी करना, और मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उनके क्वेश्चन के लिए। वही खतरनाक क्वेश्चन वाली सीरीज चलाएंगे, वो तो है ही, चलनी है देखो तो हर चैप्टर के बाद तो, लेकिन चैप्टर के लास्ट में ही आएगी वो खतरनाक सीरीज। तो पहले चैप्टर कंप्लीट होगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे सारे टाइप के, जेईई और नीट फोकस ओनली उस पर, और जबरदस्त क्वेश्चन बोर्ड लेवल है ना, जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज जो आती है बोर्ड लेवल के लिए आती है। चलो भाई अब बात करते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे बात करते हैं चार्ज रिंग के लिए। तो अब चार्ज रिंग के लिए निकालते हैं ना, किसके लिए निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर एंड एक्सिस, इसके एक्सिस पे और सेंटर पे दोनों तरफ निकालनी है, ठीक है भैया। तो रिंग के बारे में तुम जानते हो थोड़ा बहुत शायद, आई थिंक, क्या मान लो ये रिंग है हमारे पास, क्या है ये रिंग है ना। अब ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रखा भाई, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कर दिया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर, आप कैसे भी कर दो। सेंटर ओ है ये भाई इसका। अब मैंने पूछा इसके सेंटर पे नेट, इस पर लैम्डा है, क्या लैम्डा, कूलम पर मीटर, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मैंने पूछा इसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई कितनी होगी। सर इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लो और इस चार्ज को डीक्यू पे तोड़ दो और वो कर दो। अब पहले देखो ये शेप कैसी है, क्या शेप सिमेट्रिकल है, हाँ सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसकी मिरर सिमेट्री लूँ तो जैसी है वैसी ही है, अगर ऐसा काटो तो जैसी है वैसी है, कहीं से भी काट दो सिमेट्रिक रहेगी। रिंग हमेशा कैसी रहेगी, सिमेट्रिक। मतलब अगर ये वाला चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में तो ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में तो नीचे वाला लगाएगा उस डायरेक्शन में, ये वाला लगाएगा दिस डायरेक्शन में तो ये वाला लगाएगा दिस डायरेक्शन में, ये लगाएगा दिस तो ये लगाएगा दिस, और ये दिस दस दिस दस डांस करते रहेंगे। और क्या कर देंगे, डांस करते करते ये इसे खत्म कर देगा, मार देगा। और नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पे एट ओ, वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या होगी बच्चों, जीरो। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। अब जीरो है तो अब क्या निकाले, अब निकालेंगे इसके एक्सिस पे। मान लो हमारे पास एक रिंग है, ये गोला रिंग, इसका एक्सिस यहाँ, ये मान लो रिंग है, ये रिंग दिख रही ना ऐसे, ये तो सेंटर है इसका। अगर मैं इसका एक्सेस करूँ, ये मार्कर दिखाई दे रहा, ये मार्कर, ये इसके मार्कर का एंड पॉइंट होगा, इसका एक्सेस होगा। मेरे घुमा दो तो देखो ये रिंग बन गई ऐसे। तो इस रिंग का सेंटर तो ये मार्कर ब्लैक कैप और ये इसका एंड पॉइंट ये वाला। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ होगी, ये तो जीरो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो सिमेट्री है नहीं भाई। तो यहाँ कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो कितनी होगी अब देखते हैं भैया। चलो भाई तो कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, तो रिंग बना लो। ये बनी भैया रिंग हमारी। क्या बनी है रिंग, मजा नहीं आया भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ पॉइंट है, इसकी रेडियस हमने मान लिया है आर है। इससे कितनी डिस्टेंस पर, एक्स से डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इस रिंग पे। इस रिंग पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। चलो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी मिल गया और रिंग तो है ही हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छी बात है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो क्या करना, ये लैम्डा है, लैम्डा। तो अब देखो रिंग सिमेट्रिक होती है वैसे तो, देखो ये रिंग है मान लो, अब इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके कारण सारे पॉइंटों के कारण होगी कोई ना कहीं, है ना। नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी वो देखना है। तो देखो यहाँ से जितनी जाएगी उतनी यहाँ से जाएगी,
जितनी यहाँ से जाएगी उतनी यहाँ से जाएगी, जितनी यहाँ से जाएगी उतनी यहाँ से जाएगी, तो सब जगह सेम जाएगी। तो मैं ऐसा ना करूँ, एक छोटा सा टुकड़ा मान लूँ यहाँ डी क्यू नाम का और उससे निकाल दूँ और फिर उसको इंटीग्रेशन कर दूँ और आ जाएगा जो आना है। ठीक है, तो क्या काम किया हमने, यहाँ डी क्यू नाम का एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिसकी इंटेंसिटी क्या है, जिसका चार्ज क्या है, डी क्यू चार्ज है भैया ये। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने, कैलकुलेट कर दिया। मान लो एंगल कितने पे, थीटा पे है, ये कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वही वाली बात, ये डी क्यू चार्ज जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगाएगा, इस डायरेक्शन में। देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो कैसे लगेगा, ऐसे ई। अब जो कि डी क्यू है तो डी स्मॉल चार्ज, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे जाएगा डी ई कॉस थीटा और इस रिंग पे नीचे क्या जाएगा, डी ई साइन थीटा। तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट जितनी भी होंगे सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक देखो अगर मैं यहाँ पे भी डी एल मान लूँ तो यहाँ से जाएगा फिर एक डी की डी साइन थीटा, फिर डी कॉस थीटा। यहाँ पे मान लो तो फिर यहाँ पे एक डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। मतलब जो एक्सिस पे है वो तो सारे के सारे ऐड होंगे, और जो वर्टिकल पे है, जितने वर्टिकल इस डायरेक्शन में उतने वर्टिकल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के अगर मैं टोटल बात करूँ तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगी, एट द एक्सिस ऑफ लूप। कौन से एक्सिस पे, एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ लूप, नॉट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ लूप। तो क्योंकि देखो डी साइन थीटा अगर मैं यहाँ से मान लूंगा तो यहाँ से जाएगा ऐसे और ऐसे जा करके बनेगी रिंग कुछ ऐसे, तो यहाँ पे भी डी कॉस थीटा और ऊपर क्या जाएगा, डी साइन थीटा। तो भैया ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है केवल, जो कि है डी कॉस थीटा। तो क्या बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्टिकल तो पता चल चुका, हमें हॉरिजॉन्टल निकालना है। क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल। तो डी निकाल लो भाई पहले। तो डी क्या होगा, इस चार्ज के कारण, है ना, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन, डिस्टेंस तो ले लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि एंगल का तो मतलब है एंगल तो कांस्टेंट रहेगा अभी यहाँ। डिस्टेंस ले लो, तो डिस्टेंस कहाँ से तक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा। तो ये आया भाई। अब ये डी क्यू है ना। चलो अभी देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो डी की यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो ई एच आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या, के डी क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, उस ट्रायंगल में देख लो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखते रहो। तो कॉस थीटा की वैल्यू रखो तो ई एच हो जाएगा हमारे पास कितना, इंटीग्रेशन के डी क्यू, है ना, इंटू एक्स अपॉन, देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये वाला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों ऐड होकर के क्या बना देंगे, ये दोनों ऐड होकर के बना देंगे 3/2। अब बात है डी क्यू की। क्या है बात, डी क्यू की, क्योंकि हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो उसके टर्म में निकालना है। ठीक है, तो डी क्यू को देख लो जरा। हमें पता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, वो इसके लिए क्या होगी, Q/2 पाई आर। किसके लिए, रिंग के लिए। जो टोटल चार्ज है Q/2 पाई आर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी क्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, डी क्यू चाहिए। तो डी क्यू के लिए क्या हो जाएगी, कितनी उस पर है लेंथ पे, देखो ये छोटी सी लेंथ है, छोटी लेंथ है नहीं है। तो डी क्यू के लिए क्या हो जाएगी, डी एक्स पे। ये कितनी लेंथ पे, मान लो डी एक्स पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्डा की अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा डी क्यू के लिए हो जाएगा फॉर स्मॉल पार्ट्स, लेकिन लिखेंगे फॉर स्मॉल पोर्शन, फॉर स्मॉल पोर्शन। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो अब क्या करें हम, देखो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके यहाँ ले आएंगे, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके। अच्छा डी एक्स क्या है, ये तो एक्स, अच्छा एक्स डी एक्स मत लो भाई, क्योंकि एक्स यहाँ हो रही ना। क्या कह दो, डी एल कह दो इसे। क्या कह दो बच्चों, डी एल कह दो। तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एल कह दो, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं, इसे ख़त्म कर दो। वैल्यू रखो डी क्यू की यहाँ। तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो ई एच इक्वल टू के बाहर इंटीग्रेशन लैम्डा
डी एल एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ वेरिएबल है? क्या चीज़ कांस्टेंट, क्या चीज़ वेरिएबल? क्या चीज़ कांस्टेंट, क्या चीज़ वेरिएबल? बताओ भैया। तो देखो भाई, यहाँ क्या वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है क्या? नहीं, एक्स वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स तो पॉइंट कांस्टेंट है। क्या आर वेरिएबल है? आर भी रेडियस भी कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? डीएल है। तो मतलब ये वाली टुकड़ा, ये लेंथ का टुकड़ा, ये वेरिएबल है। कभी यहाँ ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा, कहाँ तक फैल सकता है? जहाँ तक इसकी सरकमफ्रेंस तक। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से कहाँ तक? सरकमफ्रेंस 2πr तक। तो देखो बाहर निकालो सारी चीज़ें, तो ई एच हो जाएगा कुल मिला के बाहर, लैम्डा बाहर, एक्स बाहर, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इंटीग्रेशन 0 से 2πr इंटू डी एल। तो कुल मिला के क्या आएगा? के इंटू लैम्डा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2πr। ये बचेगा भाई, क्या बचेगा? ये 2πr बचा हमारे पास, है ना। चलो इसे फर्दर देखो जरा। यहाँ ये आया, सॉल्व करो और थोड़ा सा ऐसे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ई हॉरिजॉन्टल या ई नेट जो भी है, क्या आएगा? देखो के क्या है? 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2πr, और नीचे क्या चल रहा है? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो भैया ये चीज़ है। काट दो, कोई चीज़ काट, देखो 2π से 2π कट भी जाएगा वैसे, और ε0 जो भी बचेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये आया। लैम्डा की वैल्यू अगर तुम्हें क्यू की टर्म में रखनी है तो लैम्डा की वैल्यू क्यू की टर्म में q/2πr, उससे वो कट जाएगा। क्या अगर मैं रखूँ पुट, क्या पुट कर दें? लैम्डा इक्वल टू q/2πr पुट कर दो। चलो तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? ई एच इक्वल टू, ये लो πr से 2πr कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4πε0 क्या क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो भैया ये आया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट के कारण? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर चार्ज रिंग। तो भाई ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज रिंग के लिए। यहाँ तक तो तुम्हें बातें समझ में आ गई होगी आई थिंक कि कैसे करना है। अब कुछ इसके भी स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? चलो भाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फॉर स्पेशल केस। स्पेशल केस पहला क्या है भाई? स्पेशल केस। स्पेशल केस पहला है कि इफ क्या x को उठा करके यहाँ ले, x को 0 कर दो तो p आ जाएगा यहाँ। इफ x इक्वल टू 0 तो e क्या होगा? देखो x 0 रखते ही e क्या हो जाएगा? देखो x 0 रखते ही क्या हो जाएगा? 0। e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि देखो जब ये x की वैल्यू हमने 0 कर दी तो 0 का मतलब पॉइंट p कहाँ पे आ गया होगा? o पे, ओ मतलब सेंटर पे। तो इससे पता चलता है सेंटर पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। शुरू में मैंने बता भी दी थी स्टार्टिंग में कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 क्यों होती है? वो इसी कारण होती है, देखो, है ना। चलो भाई नंबर 2 की अगर हम बात करें, इफ क्या ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी जाए r की कंपैरिजन में। इफ x इज ग्रेटर देन r देन 2 मिनट रुको, सॉरी भाई 2 मिनट रुक जाइए। सॉरी भाई प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। तो x इज ग्रेटर देन r, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो जब x है, अगर ये x है, x डिस्टेंस बड़ी हो गई r के रेस्पेक्ट में, तो r छोटी हो गई। छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा होता है, पता है ना? नहीं सर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो कैसे कह रहे हो आप? अरे बच्चों मैं कह रहा हूँ छोटी चीज का स्क्वायर, क्या छोटा यही नंबर है? ये नंबर तो इससे भी छोटा है 0.01। इसका स्क्वायर करना जरा, क्या मिलेगा? 0.0001। ये बड़ा है, ये बड़ा है, सीधी बात है। क्या ये बड़ा है, छोटा है? तो छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा। तो मैं क्या कह रहा, इसे इतना छोटा मान लो कि x बहुत बड़ा हो जाए, तो मतलब इसी छोटे से बात है वो। तो क्या करे, आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर छोटा होगा तो नेगलेक्ट कर देंगे। देन आर स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड। जब नेगलेक्टेड हो जाएगा तो नेगलेक्ट करो भाई आर स्क्वायर को, क्या बचेगा? देखो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन क्या बचेगा? x की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, x कटेगा, e की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो भैया ये आया है क्या, कोई जाना पहचाना न्यूमेरिक वो फॉर्मूला लग रहा सर ये तो, हाँ ये क्या है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम इस पॉइंट पी को उठा करके बहुत दूर ले गए तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज। मतलब अगर हम इसके रेडियस को कुछ समझे ही ना तो ये रिंग कैसे लगेगी कि जैसे एक पॉइंट चार्ज पे रखी है ना। मान लो तुम ही देख लो, हम जब बहुत अब हम मून देखते हैं, मून पॉइंट की तरह तो लगता है क्योंकि हम बहुत दूर है उससे, क्या एक्चुअल में पॉइंट है वो, अर्थ का एक चौथाई है बस, वो अर्थ जैसे 4 बनेंगे उसमें से, है ना। वो मून में नहीं, अर्थ में मून जैसे 4 बनेंगे, ठीक है। जुपिटर ही ले लो, जुपिटर तो दिखता भी नहीं, अब कितना बड़ा है भाई, 1300 अर्थ समा सकती है उसके अंदर, 1300 अर्थ जुपिटर के अंदर, तो क्या है भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दूरी के साथ साथ चीज़ों का नज़रिया चेंज हो जाता है। अच्छा साहब, तो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई, और बताओ और कंक्लूजन नंबर 3 जो है वो ये है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा और कितना होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी और कहाँ पे होगी। तो नंबर 3 क्या करे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल सी बात है, किसका, ई का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो डिफरेंशिएटिंग डी ई अपॉन डी एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए भाई। तो कर दो भाई, देखो डी ई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो इसका कर रहे हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करो, छूना नहीं है, ठीक है, क्यों भी ऐसे ही। अब ये कैसे होगा, ये 1x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है। तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे, नीचे वालों का स्क्वायर, क्या करेंगे, चलो नीचे वालों का स्क्वायर से तो लंबा पड़ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इसे ना ऊपर लेके चले जाओ, तो देखो ई क्या आ जाएगा, मैं अगर ये लिख दूँ यहाँ तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, के क्यू क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये आएगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा, है ना। तो करो भाई, तो क्या होगा, देखो एक के क्यू तो ऐसे ही, पहला ऐसे ही एक्स, दूसरे का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर का फिर से 2x, सब जानते हैं करना, बीच में प्लस, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 ऐसे ही, और x का 1 हो जाएगा। तो ये आया भाई डिफरेंशियल, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। जो चीज़ें हैं निकालो, कॉमन कर दो, देखो के क्यू तो 0 में, तो क्या बचा, -3/2 एक्स इंटू 2x अपॉन, नीचे रखो भाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस हो जाएगा ये, प्लस ये क्या बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचेगा, -3x स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो यही बनेगा क्या, अगर ऐसे लिख दूंगा तो 5/2 को, क्योंकि इसकी पावर 1 दोनों ऐड होकर के वही बन जाएगा, और प्लस क्या चल रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन निकाल के काट दो 0 में, तो क्या बचेगा, देखो -3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसे वहाँ लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन √2। तो ये भैया x की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि r अपॉन √2 पे मैक्सिमम मिलेगी और r अपॉन √2 माइनस वाले पे मिनिमम मिलेगी। चलो मिनिमम मतलब हाँ वही, मतलब नीचे को बना देंगे। तो देखो भाई कैसे बनेगा, ग्राफ बनाओ जरा इसका, क्या बनाते हैं, ग्राफ, किस किस के बीच में, e वर्सेस x के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाओ भाई इसका, देखो ग्राफ, ये रहा ये और ये रहा ये। देखो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी मैक्सिमम और यहाँ पे चली जाएगी, ऐसे नीचे को स्टार्ट होगी, यहाँ पे जाएगी मैक्सिमम और यहाँ पे चली जाएगी, है ना। ये क्या चीज़ है, इसका पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ई मैक्सिमम, ये ई है और ये एक्स है, ये क्या है, ई मैक्स, और ये क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा, किस पॉइंट पे मिला है, ये r अपॉन √2। ऐसे ये किस पॉइंट पे मिला है, -r अपॉन √2। ये क्या मिली है, ई मैक्सिमम ही है, ये भी है ना।
या मिनिमम होगी शायद ये नीचे की तरफ को, हाँ। तो ऐसे भैया हम ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया। अब ई मैक्सिमम कितनी है ये भी देखना है भैया, ये भी तो देखना जरूरी है कि ई मैक्सिमम कितनी है। तो देखो फॉर्मूला तो ये रखा, ई मैक्सिमम लिखनी है, तो ई मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, ई मैक्सिमम रख दो भाई, प्लस आर अपॉन रूट टू पुट करेंगे हम, है ना, किसकी जगह एक्स की जगह। तो देखो के क्यू, ये तो ऐसे रहने दो, एक्स की वैल्यू क्या है आर अपॉन अंडर रूट टू, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। सॉल्व करो इसे, तो के क्यू आर अपॉन रूट टू अपॉन 2 और एक 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2। बाहर ले लो इसे, तो क्या बचेगा देखो के क्यू आर अपॉन अंडर रूट टू अपॉन 3 को ले लो बाहर, आर को तो आर क्यूब बन के निकलेगा, ये बचेगा 3 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2, यही तो है ना, हाँ जी। अब क्या करें, इससे कट जाएगा एक आर, तो क्या बचेगा देखो के क्यू, है ना, और 2 की पावर 3 अपॉन 2, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और रूट 2 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2, रूट 2 से रूट 2 की क्यूब आ जाएगा ऊपर। तो भैया ये है ई मैक्सिमम की वैल्यू। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ डेरिवेशन थे, किसके लिए, चार्ज, किसके लिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के, जो कि हमने क्या क्या देखा, एक तो लीनियरली क्या देखा, एक तो लीनियरली वो यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर देखा जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था लीनियरली, एक हमने देखी चार्ज रिंग, एक क्या देखी हमने चार्जिंग के, चार्जिंग पे भी वायर कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन भी निकाली और देखी। ऐसे ही ग्राफ उसके लिए भी बनेगा वायर के लिए, वायर के लिए जब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था तो क्या आया था इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए। चलो मैं ग्राफ के लिए ग्राफ बना दूँ, थोड़ी जगह छोड़ दियो तो बना लेना, ध्यान से निकल गया था, है ना, उसके लिए और बना देता हूँ मैं ग्राफ, किसके लिए, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए निकल के आया था ई इज इक्वल टू क्या आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वैसे कि तुम गॉस लॉ में बनाओगे फिर बना दो तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आता है, और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, क्योंकि ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए, मतलब कुछ डेरिवेशन थे जो हमने किए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल तो देखो कुछ है नहीं इसमें शायद, हाँ एक पार्ट और रह गया भाई, एक और रह गया, एक लास्ट चीज रह गई, वो और बता दूं जरा मैं। अब ये तो एक चार्ज रिंग के एक्सिस पे थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने निकाल ली कि चार्ज रिंग के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब अगर हमें कोई वैसे रिंग दे दी जाए, कैसे रिंग, कोई भी थीटा एंगल पे कोई सेक्टर दे दिया सर्किल का, मान लो, हमें तो नहीं पता ना उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमें मान लो चार्ज रिंग दे दी एक, अगर टोटल रिंग है तो उसके सेंटर पे तो 0, सेमी रिंग है तो, क्वार्टर रिंग है तो, एक सेक्टर में रिंग है तो कितनी कितनी होगी, तब का 0 होगी, नहीं होगी। तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम किसको ऐसी भी रिंग दे तो कैसे भी सेक्टर दे तो हम आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखता हूँ जरा मैं, है ना, चलो भाई कर लेते हैं, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो मान लो क्या, क्वेश्चन के रूप में ले लो इसे, हमारे पास एक सेक्टर है, ये कितना है, ये रिंग है भाई, मान लो इसका पॉइंट ओ है ना, इस ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, लैम्डा। तो क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे दोनों में या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या करो, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ दो, थीटा पे जाके क्या तोड़ दिया, एक डी थीटा का कर्व तोड़ दिया, और ये कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो ये चार्ज हो जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, डी क्यू। कितनी लेंथ पे फैला हुआ है ये, डी एक्स लेंथ पे फैल गया, मान लो कितनी पे, डी एक्स पे, डी क्यू चार्ज, ठीक है। तो अब इसके ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब तो ये क्या बन गया, ये बन गया पॉइंट चार्ज, कुछ ऐसे देखो, यहाँ 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 कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, ये बन गया भाई पॉइंट चार्ज। ये कितनी डिस्टेंस पर, रेडियस आर है इसकी, तो रेडियस आर ही रहेगी। तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएगा, नीचे आ जा बेटा, नीचे, लाइन ज्वाइनिंग ई, कितना छोटा सा डी ई। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ क्या होगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और यहाँ होगा डी साइन थीटा,
ये क्या हुआ डी ई साइन थीटा, और वो क्या हुआ डी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा वर्टिकल, वो डी ई साइन थीटा क्या किसी हॉरिजॉन्टल से कैंसिल होगा। देखो यहाँ अगर प्लस है, यहाँ प्लस है तो इसके कारण डी ई साइन थीटा देखो, तो क्या यहाँ भी कोई प्लस ऐसे कैंसिल करने के लिए नहीं ना, तो नहीं होगा। ऐसे डी ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, तो किसके कारण है, इसके कारण। ये लगा रहा नीचे की तरफ को डी ई साइन थीटा, क्या नीचे से ऊपर की तरफ को लगाने वाला कोई है नहीं, तो ना ये कैंसिल आउट होगा। तो मतलब इस रिंग में दोनों टाइप के कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल की ई वर्टिकल कितना है, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। अब बात करते हैं डी की, तो डी कितना होगा, देखो डी किस किस के कारण होगा, फॉर डी निकालो, डी क्या होगा के डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब डी क्यू निकालना भैया हमें, डी क्यू क्यों निकालना, क्योंकि देखो थीटा पे तोड़ा हमने जाकर के, है ना, ये किस पे तोड़ा, थीटा पे जाकर डी थीटा तोड़ा है हमने, थीटा पे जाकर डी थीटा तोड़ा है हमने। तो हमें क्या चाहिए, एंगल ही तो है, ये एंगल ही तो वेरिएबल होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाएगा, जैसे भी जाए तो एंगल ही तो वेरिएबल है। तो मतलब अब आया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए डी थीटा चाहिए ना, तो डी क्यू को किसके टर्म में निकालना पड़ेगा, डी थीटा के टर्म में। चलो भाई, तो हमें तो पता ही है एक बात क्या, कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स, क्या होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। चलो भाई, अब डी एक्स और निकाल लो, हाथ के हाथ, डी एक्स क्या निकलेगा, देखो डी एक्स डी थीटा एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो डी एक्स अपॉन आर की ये नहीं ना, आर का अपॉन रेडियस, रेडियस ये है आर, तो डी एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, इसके वैल्यू पुट करो यहाँ, तो लैम्डा मिलेगा हमें डी क्यू अपॉन आर डी थीटा, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्या, लैम्डा आर डी थीटा, डी क्यू के मिल गया यहाँ। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो कर दो भैया, तो क्या मिलेगा, डी ई इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, केवल इतना बचेगा। चलो भैया अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई एच। तो ई एच कितना है, देखो ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर ई एच। तो देखो ई एच कितना है, ई एच इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन, देखो कहाँ से कहा एंगल, जीरो से थीटा, तो जीरो से थीटा कितना जाएगा, डी ई कॉस थीटा। चलो भाई, तो जीरो से थीटा, डी ई की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो बाहर निकालो कॉमन, के लैम्डा अपॉन आर, इंटीग्रेशन जीरो से थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन जीरो, तो कुल मिला के क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट आया है ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूँ वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट ई वी कितना है, वो इंटीग्रेशन क्या, डी साइन थीटा, यही तो है वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ जी यही है। तो कहाँ से कहाँ तक, डी के वैल्यू को जीरो से थीटा, डी कितना आएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा, बाहर निकाल लो, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से थीटा। तो रखो भाई के लैम्डा अपॉन आर, और ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, है ना, और माइनस में प्लस कॉस जीरो, ये बनेगी लिमिट। तो कुल मिला के क्या आया, तो देखते हैं क्या आएगा कुल मिला के। तो कुल मिला के आएगा भाई हमारे पास ई वर्टिकल कंपोनेंट जो आया वो आया है कितना, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया भाई हमारे पास। अब ई नेट चाहिए, तो ई नेट निकालें, ई नेट निकालना जानते हैं सब, अंडर रूट ई एच स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर, अंडर रूट ई एच कितना है, ये रहा एच, के लैम्डा अपॉन आर और साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये रहा वो क्या, के लैम्डा अपॉन आर और 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये रहा भाई। सोल्व करो, के लैम्डा अपॉन आर तो बाहर निकलेगा तो पता ही है तुम्हें, अंडर रूट यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा के लैम्डा अपॉन आर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा,
2 cos थीटा, ये निकल के आएगा भाई। तो ये आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r अंडर रूट, क्या बचेगा 2 बाहर, 1 माइनस cos थीटा रह जाएगा। इतना तो पता ही है यार, इतना मैथमेटिक्स तो सब जानते होंगे ना बायो वाले भी। r तो क्या हो जाएगा देखो 2 क्या बचेगा ये इंटू 2 साइन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला थीटा बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और क्या हो जाएगा ये 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। ये भैया निकल के आया हमारे पास का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है भाई हमारे पास। ये यूनिवर्सल क्या है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर टाइप के रिंग के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी टाइप के रिंग के सेंटर पे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो ये फॉर्मूला रट लो, रट्टा मार दो। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भाई। निकालना मैंने सिखा दिया, याद करना है तुम्हें। तो कैसे भाई, ट्राई करते हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना सर, ट्राई तो करके दिखाओ, ट्राई तो करके दिखाओ। चलो भाई करते हैं। अभी हमने रिंग के सेंटर पे निकाला था, तो थीटा कितना होगा सेंटर पे, थीटा सेंटर के लिए कितना होना चाहिए, थीटा कितना 360 डिग्री। चलो भाई रख दो एट फुल रिंग, फुल रिंग फॉर फुल रिंग, फुल रिंग, तो थीटा कितना हो जाएगा 360, रख दो भाई 360। तो ई जो आ जाएगा वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, और साइन 360 अपॉन 2 मतलब 180। साइन 180 की वैल्यू सब जानते हैं, जीरो क्या होती है 0, तो वही तो आया 0। चलो थीटा इक्वल टू 180 रख लो, 4 सेमी सर्कुलर रिंग 4। चलो अब मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ यार, है ना। अब क्या निकलता है, कंक्लूजन, कौन, रिजल्ट्स, रिजल्ट। तो ई नेट जो आया है वो आया है ई इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 फॉर जनरल रिंग, जनरल रिंग, ठीक है। लिखेंगे फॉर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग एट सेंटर। सर्कुलर रिंग ये है भाई, इस पे सेंटर पे चार्ज जैसे उसके पूरा चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसके सेंटर पे पॉइंट ओ है, एंगल कितना होगा सेंटर के लिए, थीटा इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो भाई ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 180, और इसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू 0। तो सेंटर पे रिंग के लिए क्या आया 0, फुल रिंग के लिए। नंबर 2 4 सेमी सर्कुलर रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या होगा, देखो ये और ये रिंग है भाई सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। ये पॉइंट इसका ओ है और ये रेडियस आर है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, ध्यान रखना, ये वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग वाला इसका सेंटर पे पूछी थी। तो कितना आ जाएगा, थीटा कितना है सेंटर के लिए, थीटा कितना होगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा थीटा, तो रखो भाई ई कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90 हो जाएगा, 180 अपॉन 290, तो 2k लैम्डा अपॉन आर, ये आया भाई हमारे पास अच्छा खासा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। 4 क्वार्टर रिंग, नंबर 3 अगर ये भी आ जाए 4 क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा क्वार्टर रिंग के लिए, थीटा कितना है 90 डिग्री। क्वार्टर रिंग के लिए थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये क्वार्टर रिंग है ना, थीटा कितना होना चाहिए भैया 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 45, या ई इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा अपॉन आर, और नीचे आएगा √2, ऊपर √2, तो √2 बार कटेगा, और ये आएगा भैया इसका आंसर। तो कोई सा भी रिंग हो, किसी भी सेक्टर किसी भी एंगल पे निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बना के दे दिया है, अब तुम्हारे हाथ में इसे कैसे यूज़ करोगे। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब मैंने अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, तुम पढ़ो बैठ के, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, धन्यवाद।